Res. तो फिर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आज हम पढ़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या रहता है कि दिस इज, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल इज समथिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस q separated by a distance 2a. this distance can be, ये डिस्टेंस 2a भी हो सकता है या फिर a भी हो सकता है, d भी, कुछ भी जो आपका उसमें जो भी कन्वेंशनल साइन यूज कर रहे हैं वो हो सकता है। तो इसमें जैसे कि उन्होंने क्या बोला कि एक चार्ज प्लस क्यू और एक चार्ज माइनस क्यू। ठीक है। सो ये दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, एक डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं। और जो डिस्टेंस उन्होंने 2a लिया है, 2a इसलिए लिया है क्योंकि बाद में उस डिस्टेंस को हमें हाफ करना होता है सॉल्विंग के लिए। तो दैट विल बी a, नॉट a/2 इफ वी टेक a। अगर पूरा डिस्टेंस हमने a लिया होता या फिर d लिया होता तो हाफ करने के लिए d/2 करना पड़ता, जो कि सॉल्विंग में थोड़ा सा दिक्कत करता है। इसलिए उन्होंने सिंपल टर्म्स में 2a लिया है। तो उसका जो यहाँ पे बोला है कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल एक पेयर होता है इक्वल और ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस का। अगर एक आयोनाइजेशन वाला पॉइंट भी देखा जाए, एक मिनट, इसको मैं ऊपर देता हूँ। आयनिएशन वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्लस और माइनस के फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आयंस होते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये भी एक डाइपोल ही बनाते हैं एक एटम के अंदर या फिर एटॉमिक लेवल पे, जहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं और डाइपोल मूवमेंट बनता है वहाँ पे। एंड यहाँ पे भी वही चीज डिस्क्राइब की गई है कि जो डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं वो 2a डिस्टेंस से एक पॉइंट चार्जेस, और उनका जो लाइन कनेक्ट करता है उन दोनों चार्जेस का वो डिफाइन करता है डायरेक्शन इन स्पेस। मतलब वो जो क्या बोलते हैं, डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो डिफाइन करता है। और डायरेक्शन जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू तक जाता है। माइनस क्यू से प्लस क्यू तक मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक डाइपोल का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये। दिस इज समथिंग डिफरेंट। डाइपोल, डाइपोल इज जो उसके अंदर, डाइपोल क्या होता है, एक प्लस और माइनस चार्ज का सेटअप है। और उसका डायरेक्शन जो हम कन्वेंशन लेते हैं वो माइनस से प्लस क्यू तक जाता है या माइनस चार्ज से प्लस चार्ज तक जाता है। एंड मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन माइनस क्यू एंड इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। वही जो पहले मैंने बताया कि उसमें जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट आता है। और उसको अगर हाफ किया जाए तो दैट विल बी ए एंड अनदर विल बी ए, इक्वल डिस्टेंस पे। तो इसमें हमें बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि दो जो कंडीशंस है वो हमें समझनी पड़ेगी कि दो कंडीशंस आती हैं जिसमें कि एक पहला कंडीशन आता है जिसमें हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी उसके थ्रू, एक्सिस पे, पहली चीज एक्सिस पे होती है। और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या बनेगा। इक्वेटोरियल पॉइंट इज समथिंग जो कि डाइपोल के बाहर है, 90 डिग्री पे या कोई भी पॉइंट पे। एंगल पे आया तो एंगल लगा सकते हैं थीटा के साथ। लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट इज समथिंग, यहाँ पे हमने 90 डिग्री कंसिडर किया है। एंड यहाँ पर क्या होगा, एक्सिस वाला जो होता है, एक्सिस इज समथिंग लाइक दिस। ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सिस, उसी लाइन पर डाइपोल का जो मूवमेंट या डाइपोल का जो डायरेक्शन वाला लाइन है या उनकी कनेक्टिंग लाइन है उस पे ही एग्जिस्ट करता है। तो वो कैसे लाई कर रहा है, अभी यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली बताया कि लेट द पॉइंट पी बी एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लस क्यू की वजह से, चार्ज प्लस क्यू की वजह से वो प्लस क्यू से साइन दे दिया, और माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू दिया है। और उसके बाद उसका अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे और जो एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे है उस पे निकालते हैं। तो लेट द पॉइंट पी बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द साइड ऑफ चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज के साइड पे लिया है एज शोन इन फिगर।
अभी फिगर कौन सा, ये वाला माइनस क्यू और प्लस क्यू है। तो इस प्लस क्यू के साइड पे एक पॉइंट लिया मैंने, जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से हम डिस्टेंस कब भी लेते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर डिस्टेंस पे है। तो ये आर डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से क्या होगा, ये ए है, एंड दिस विल बी आर माइनस ए। और यहाँ से ये आर माइनस ए, ये वाला आर माइनस ए डिस्टेंस है क्यू से, और माइनस क्यू से ये हो जाएगा, ये दिस इज टू ए। ओके, दिस इज ए एंड प्लस आर। तो ये हो जाएगा आर माइनस ए, ये आर प्लस ए हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस दोनों का हमें पता है। तो अब इसका जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी पड़ेगी कि इस पॉइंट पे क्या है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाले में क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। और वेक्टर सम में हम उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और लास्ट में एक डाइपोल मोमेंट लगाएंगे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पी होता है, जो कि पहले मैं डाइपोल मोमेंट का डिस्कशन कर लेता हूँ। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो, उसको हम डिनोट करते हैं पी से। एक मिनट। डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं पी से, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन बताता है। वो होता है चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसका प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पर चार्ज जो है वो क्यू है, दोनों का सेम है, प्लस क्यू और माइनस क्यू मैग्नीट्यूड होता है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस विल बी टू ए। तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्यू इंटू टू ए, और टू ए क्यू। दिस विल बी डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट हमें हेल्प करता है डाइपोल का, उसके अंदर की क्वांटिटी कितनी है मोमेंट की, वो निकालने के लिए। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होगा डाइपोल मोमेंट का। यहाँ पे इनवर्स कर लो, ठीक है, मैं बताता हूँ आगे। उसमें देखते जाओ, बस जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो इस चीज में अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मेरे पास, पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो कैसे आएगी उसका एक बार डायग्राम में मैं बताता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, इन दोनों का ये एक्सिस है यहाँ पर। ये डिस्टेंस टोटल कितना है, ये है टू ए। तो इसका हाफ कितना होगा, ए, और इधर पे भी है। और सेंटर से एक पॉइंट मैंने लिया है जो कि एक्सिस पे ही है, पॉइंट पी, क्यू के साइड पे, पॉजिटिव क्यू के साइड पे। तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज एट आर डिस्टेंस। सो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव क्यू जो है उससे ये डिस्टेंस जो आएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा आर माइनस ए। ये टोटल आर में से ए को माइनस कर दिया तो बचा वो डिस्टेंस ये है, और आर प्लस ए कर दूंगा मैं तो माइनस क्यू का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। लेकिन आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, दैट इज आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये प्लस क्यू की वजह से। और माइनस क्यू की वजह से क्या आ रहा है, क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास आ रहा है, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका जो वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट की। तो मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहा हूँ। तो मुझे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएंगी, तो फिर मैं सब पता लगा सकता हूँ कि ये दोनों कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या बन रही होगी, यहाँ पर इन दोनों का सम आ जाएगा। इन दोनों वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका सम आ जाएगा। उनका सम जब हम करेंगे, एक मिनट रुको। तो यहाँ पर सम कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल डाइपोल विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एडिशन है ड्यू टू माइनस चार्ज। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू आर माइनस ए होल स्क्वायर, हाँ, प्लस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए आर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इन दोनों में देखा जाए तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। लेकिन एक में इसमें एक और चीज है कि चार्ज का हमने जो है ये डायमेंशन नहीं लिया, डायमेंशन बोल रहा हूँ सॉरी, साइन नहीं लिया। साइन जो आएगा इसका यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया होगा, एक यहाँ पर साइन जो आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ, इसकी वजह से यहाँ पे देखिए उन्होंने साइन लगाया माइनस। तो वो जो माइनस साइन आएगा वो हमें डायरेक्शन बता देगा, तो दिस विल बिकम नेगेटिव साइन। जब ये माइनस होगा तो एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे, बाकी कॉमन चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/r - a होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। तो हम ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा कि कितना वो डाइपोल मोमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या क्वांटिटी आती है। तो दैट विल बी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर। इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ये एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है अभी, ऊपर वाले में सॉल्व करेंगे उसके बाद आंसर आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो इन्होंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, डायरेक्टली सॉल्व करके ऐसा कुछ आ रहा है टर्म। पर ये ऐसा टर्म कैसे आ रहा है वो चीज देखना जरूरी है। प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि दोनों का स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो ए माइनस बी और ए प्लस, तो इन दोनों का क्या होगा, कॉमन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर। तो हम इन दोनों को कॉमन स्क्वायर में डाल सकते हैं, तो आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, इन दोनों का कॉमन स्क्वायर है मल्टीप्लाई में। नीचे वाला टर्म सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाला टर्म तो वैसे भी माइनस होकर ही कुछ और ही आएगा, प्लस माइनस होकर। तो नीचे वाले टर्म में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पे पहले से एक होल स्क्वायर है। ओके, और ऊपर वाला टर्म हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां पे वो डायरेक्टली दिख रहा है। ए जो है हमारे पास ये है पूरा टर्म, और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारे पास क्या है, आर माइनस ए आर प्लस ए इंटू, इसमें प्लस होगा आर माइनस ए, दिस विल बी ए प्लस बी। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी दैट विल बी आर प्लस ए माइनस ऑफ आर प्लस ए। माइनस आर का जो ब्रैकेट खुलेगा वो बाद में, ये जो टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा साइन। तो पहले टर्म में अगर देखा जाए तो आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, तो ए कैंसिल होगा दैट विल बिकम 2r, और इसमें आ जाएगा ये 2a, आर आर कैंसिल, दैट विल बी 2a। ओके, तो ऊपर वाली टर्म जो आएगी वो आएगी 4r इंटू ए, या 4ar, और नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास आ गई, और यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई है। तो इसको अब हम एक बार सॉर्ट करके देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनेगा हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ar, ऊपर वाला टर्म डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से एक बार देखा जाए तो मुझे डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में अगर निकालना है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू 2a, जो हमने डिस्टेंस लिया था वो 2a है। तो इसमें से अगर मैं 2a को निकाल दूं, क्यू यहाँ पे पहले से है तो ये सिर्फ 2 बचेगा,
तो 2r, तो दैट विल बी p इंटू 2r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो Q/4 4 AR आ गया। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि आर को दिखाया है कि आर इज वो बहुत ज्यादा बड़ा है। आर जो है वो डिस्टेंस, वो जो ये इनके बीच का डिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा दूर पे एक्सियल डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब है कि उसको नेग्लिजिबल हम रख सकते हैं। तो जब नेग्लिजिबल रखेंगे यहाँ पे आर को, तो दैट विल बिकम, नीचे वाला टर्म जो है, ऊपर वाला टर्म मत करना नेग्लिजिबल, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आर और ए का जो डिफरेंस है नीचे, उसमें आर को जीरो रखेंगे तो दैट विल बिकम ए स्क्वायर का स्क्वायर। माइनस ए का स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव होने वाला है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब A⁴ आ जाएगा, और ऊपर ए है। सॉरी सॉरी सॉरी, ए विल बी बिकम स्मॉल, सॉरी, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया। आर जो है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो ए जीरो हो जाएगा। तो ए जब जीरो हो जाएगा तो R⁴ होगा, और ऊपर एक आर है तो नीचे R³ आ जाएगा, और ऊपर 4a है तो वहां पे एक ए रह जाएगा। तो दैट विल बिकम, एक मिनट, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर एक आर जो है वो बहुत बड़ा क्वांटिटी है, और ए जो है बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम सिमिलर टू आर। ओके, तो यहाँ पे P × 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R⁴ आ जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R⁴ दैट विल बिकम R³ कैंसिल होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R³। तो ये हमने निकाला है किस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और इस पे अगर वेक्टर में कर रहे तो पी का यूनिट वेक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना डायपोल मोमेंट का, जो डायरेक्शन बता देगा -q से लेके +q तक। ओके, तो ये वेक्टर क्वांटिटी का आ जाएगा। दिस विल बी ट्वाइस ऑफ दिस टर्म, P/4 पाई एप्सिलॉन। मैं ट्वाइस इसे बोल रहा हूँ क्योंकि इक्वेटोरियल में सिर्फ ये टर्म आती है, टू नहीं लगता। इक्वेटोरियल में टू नहीं लगता है, ध्यान से देखो, इक्वेटोरियल में अलग आ जाता है। इक्वेटोरियल में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो निकालना पड़ता है हमें। ई ड्यू टू +q जो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज, ये डिस्टेंस है, वो क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ता है, आर डिस्टेंस। तो अगर 90 डिग्री पे हमने रखा है, यहाँ पे सपोज हमने 90 पे रखा है इजी कैलकुलेशंस के लिए, तो 90 पे अगर हमने रखा है, ये एंगल थीटा है, तो ये आर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और ये थीटा एंगल पे पी जो क्यू से बन रहा है, तो हमें पता चलेगा कि ये डिस्टेंस कितना है सेंटर से दैट विल बी, माइनस हो जाएगा इसमें, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये डिस्टेंस, सॉरी, पी का डिस्टेंस हमें निकालना है +q से, दैट विल बी R² + A²। एंड यहाँ से भी सेम डिस्टेंस आएगा वो, तो ये दोनों का सेम डिस्टेंस आएगा, -q का और +q का, बस उसमें क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें cos थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके टर्म्स में वो प्रोजेक्ट थीटा के साथ कर रहा है, तो इसीलिए cos थीटा मल्टीप्लाई होगा वहां पे। और cos थीटा जब मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा वाला टर्म यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई होने के बाद cos थीटा क्या होगा, दिस विल बी A/दिस टर्म। तो वो जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो वो सॉल्व होने के बाद इतना अगर सॉल्व करते बैठेंगे यहाँ पे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली ये टर्म याद रखते हैं। यहाँ पे 2qa/4 पाई एप्सिलॉन R² + A² रेज टू 3/2 बन जाता है cos थीटा के साथ। तो ऊपर वाले दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस किया, और cos थीटा का मल्टीप्लीकेशन जो वहाँ पे हम डाइपोल एक्सिस के साथ लगाते हैं, तो वो जब आएगा तो दैट विल बी रेज टू 3/2। अब इसमें भी सेम लगाना है कि ए जो है वो स्मॉल है तो जीरो किया, तो R² × 3/2, तो टू टू कैंसिल, दैट विल बी आंसर। टर्म सेम आएगी, तो 2qa आ रहा है, और 2q × a मतलब q × 2a, दैट विल बी डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। तो ये डायरेक्टली आ रहा है हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो एक्सियल फील्ड का है, जो हमारे पास एक्सियल का है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल। ओके,
वो हमारे पास आ रही है पी। ओके, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। और यहाँ पे पी वेक्टर मल्टीप्लाई हो, यूनिट वेक्टर, और ई एक्सियल, सॉरी इक्वेटोरियल है ये। और ई एक्सियल क्या आ रही है हमारे पास, 2 पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहाँ पे पी वेक्टर मल्टीप्लाई। तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि जो एक्सियल जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल की वजह से वो ज्यादा होती है, दैट इज ट्वाइस एज कम्पेयर टू 90 डिग्री पे जो हमारे पास क्या बनता है, या फिर इक्वेटोरियल पे जो बनता है हमारे पास डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट की वजह से, डाइपोल की वजह से। ओके, सो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई एक्सियल। ये ठीक है? तो ये हमारे पास ऐसा आता है। नहीं नहीं, ट्वाइस इंटू इक्वेटोरियल होगा, सॉरी। इक्वेटोरियल सिंगल क्वांटिटी है ना पी, तो उसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बन जाता है ई एक्सियल। मैं सोचूं कि कंपेरिजन गड़बड़ होगा। हाँ, ये वाला हो जाए। तो ये थोड़ा सा अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि पेन मुझे स्टार्टिंग में अभी लिखने को थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। पेन, ये पेन टैप पेन। तो ये चीज समझ में आई हो कि डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। बट यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जब नॉर्मली हम देखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट फॉलोज इनवर्स कर्ल। ऊपर के टर्म है, साइड में का टर्म है, वो छोड़ दो। दैट फॉलोज इनवर्स कर्ल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली एक चार्ज की वजह से होता है, ठीक है, सिंगल चार्ज। लेकिन एक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो क्यूब की तरीके से वेरी करती है। ठीक, तो जो दोनों का ग्राफ बनेगा वो अलग बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक अगर मान लो कि पैराबोलिक जा रही है तो एक क्यूबिक चली जाएगी, या फिर डिस्टेंस डिक्रीज होना है ना उसको, तो डिक्रीज वाला ग्राफ बनाते हैं। तो एक अगर जा रही है ऐसा पैराबोलिक मान लो, तो एक एकदम से स्टीप होकर के ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत आ रहा है। एक ऐसे ऐसे जाएगी एकदम से स्टीप। ठीक है, यहाँ पे गैप रहेगा ज्यादा का, और यहाँ पे आके वो एकदम कम हो जाएगी। तो ये चीज डिफरेंस आ जाता है। ओके, दिस इज 1/r³ r² एंड दिस इज 1/r³ ड्यूरेशन। तो ये चीजें याद रखने वाली चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट। बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल, मैं फिर से बोल देता हूँ, एक्सियल इक्वल इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q×2A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r³। और ई इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो जाता है, सॉरी ये 2P होता है, दिस इज P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r³। यहाँ पे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई, जस्ट टू शो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, एडिशन और ये सब मैग्नीट्यूड मामले करनी। ओके, तो इससे हमको यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रही है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इज डिफाइंड एज, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 1/r³ में, यहाँ पे यही चीज है। नोटिस द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द डाइपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंसेस फॉल्स ऑफ नॉट एज 1/r² बट एज 1/r³। अब लार्ज डिस्टेंस पे वो गिरता है 1/r³ की तरीके से। ओके, further the magnitude and the direction of dipole moment depends not only on the distance r but also on the angle between the position vector r and the dipole moment। और एंगल जितना ज्यादा उनका वेरी करेगा, इक्वेटोरियल से अगर एंगल बढ़ा दिया तो एक टाइम पे एक्सियल पे आ जाएगा। तो जब एक्सियल पे आ जाता है तो उसका अलग फील्ड आता है, वो ज्यादा आ जाता है। और जैसे ही वो इक्वेटोरियल पे जाता है तो फील्ड उसकी कम हो जाती है बननी। ठीक है, और ये क्या, वी कैन थिंक द लिमिट व्हेन द डाइपोल साइज 2A अप्रोचेस जीरो, द चार्ज Q approaches infinity in such a way that the product Q×2A is finite। हाँ, तो इसमें सिंपल है, 2A को अगर मैं जीरो की तरफ अप्रोच करूँ तो Q जो होगा वो इनफाइनाइट बनना चाहिए, ताकि जो डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा एक फाइनाइट टर्म है प्रोडक्ट उनका। ये चीज है। और डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है डाइपोल मोमेंट उसका CO2 है, CH4 है, दिस टाइप के मॉलिक्यूल्स, वो अपने आप में क्या करते हैं, अंदर अंदर वो डाइपोल मोमेंट बना लेते हैं।
और डाइपोल मोमेंट बना लेते हैं, मतलब क्या होता है कि उनके अंदर एक आयोनाइजेशन, एक प्लस एक माइनस चार्ज आ जाता है। कार्बन उसमें नेगेटिव हो जाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाता है। सी इसमें, इसमें ऑक्सीजन एक नेगेटिव होता है, दो पॉजिटिव होते हैं, कार्बन नेगेटिव होता है। वो केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर, वो आपको समझना पड़ेगा, वो चीज अलग केमिस्ट्री में एक चीज है। तो ये चीज है। और दूसरी बात इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है। फिजिकली वो क्या होता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होता है, H2O भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो उसमें वहां पे वो एग्जिस्ट करता है, सच में एग्जिस्ट करता है। तो उस हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन भी वैसे ही करते हैं। अभी डायपोल मोमेंट का कैलकुलेशन है, ये मैं बाद में कराता हूँ। एक टर्म्स हमारे पास होता है, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने डायपोल को डाल दिया ना, मतलब एक चार्ज, डायपोल क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज होता है, उसको अगर मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो वो एक झटका महसूस करता है। झटका मतलब एक टॉर्क महसूस करता है, जिसमें कि उसको रोटेशन होने का चांस होता है, या रोटेट हो जाता है वो अपने एक्सिस से। तो वो रोटेट कैसे होता है वो देखते हैं। कंसिडर परमानेंट डाइपोल। एक डाइपोल लेना है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देना है, तो वो जो चार्ज होगा उस पे ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स महसूस होगा। तो फोर्स जो होगा, वो फोर्स कैसे पता करते हैं, तो बाय परमानेंट डाइपोल वी मीन दैट P exists irrespective of E. It has not been induced by E. मतलब E जो है, P जो है वो E की वजह से चेंज नहीं हो रहा है। परमानेंट डाइपोल मतलब चेंज नहीं हो रहा। देर इज अ फोर्स क्यू ई। क्यू इंटू ई फोर्स क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो उस इक्वेशन से अगर मल्टीप्लाई करें तो फोर्स पता चलता है कि क्यू इंटू ई जो पड़ेगा वो क्यू प्लस क्यू चार्ज पे पड़ेगा, और माइनस क्यू इंटू ई जो फोर्स होगा वो माइनस क्यू वाले चार्ज पे पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेम मैग्नीट्यूड है, हाँ, फोर्स का, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, उतने ही जो अगर यहाँ पे इसको फोर्स पड़ेगा ऊपर की साइड, और उतने सेम मैग्नीट्यूड से नीचे पड़ेगा। तो यहाँ पे एक टॉर्क होता है जो सेंटर ऑफ एक्सिस से रोटेट हो जाता है। ठीक है। तो हमें ये पता करना पड़ता है यहाँ पर कि वो जो टॉर्क है वो कितना बना। टॉर्क इज नथिंग, यहाँ पे मोमेंट बनता है, मोमेंट एक रोटेशन का एक मोमेंट बन जाता है। द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो। नेट फोर्स जीरो होता है क्योंकि टोटल सम करेंगे तो जीरो बनना है। ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज समथिंग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और वो पॉइंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो टॉर्क बनता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे वो कर रहा है। तो जैसे कि मोमेंट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ यहाँ पे जैसे। जैसे मान लो कि ये दो पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट है, इसके बीच में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इस एक्सिस पे रोटेट होगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ना इसका डी, हाँ, यहाँ पे कुछ चीज है, मास मान लो, कोई भी मास, यहाँ पे M1, यहाँ पे M2 मान लो। तो दोनों सेम ही मास है, अगर पकड़ो दोनों सेम चार्ज है तो मास में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर, ऐसे मोमेंट में। तो यहाँ से अगर मैं बोलूंगा कि ये रोटेट हो रहा है ऐसे, तो ये भी रोटेट होगा ऐसे। तो जब ये रोटेशन में आ जाएगा तो इसका मोमेंटम, मोमेंटम बोल रहा हूँ, मोमेंट या फिर रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता चलता है, M इंटू डी, मास इंटू उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो सेम वही चार्ज में आ जाएगा। चार्ज में क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या डिस्टेंस है A, तो यहाँ पे चार्ज क्या है Q, दोनों साइड सेम है। तो वहां पे हमारे पास मोमेंट क्या आएगा, फोर्स, सॉरी फोर्स आएगा। तो यहाँ पे ये जो होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में बनता है। यहाँ फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाता है। कोई भी मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक मोमेंट का फॉर्मूला, दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये मास वाला मोमेंट मैंने बताया, ओके। यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, इंटू डिस्टेंस क्या होगा उसका A, या फिर जो डिस्टेंस आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, 2a sin थीटा लिखा है। 2a sin थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि वो जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच का लिया है इन्होंने। ओके। तो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 2a sin थीटा, जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं ना एंगल पे, जब रोटेट करके, तो वहां पे वो 2a sin थीटा आता है।
तो जब हम यहाँ पे 2a sin थीटा लगाएंगे तो दैट विल बिकम 2qa e into sin थीटा, क्योंकि ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है। तो जब ये लगाएंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा साइन थीटा की तरह। और 2qa जो है हमारे पास, ये बनता है पोलर मोमेंट। तो पोलर मोमेंट बोल रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। और कोई भी चीज में प्रोडक्ट में अगर साइन थीटा एंड में लगा है, दैट विल बिकम क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू क्वांटिटीज। कौन सी दो क्वांटिटीज? जो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज, तो यहाँ पे यही है बेसिक बेसिक की टॉर्क होता है उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर पीई साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चंस में यूज कैसे करना है, अगर दिया जाए क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर कैसे है कि मान लीजिए कि ये जो दोनों के बीच में, और ये जो एंगल है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डाइपोल का जो डायरेक्शन है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, तो डायरेक्शन किधर होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये डायरेक्शन ऑफ ये डाइपोल मोमेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होती है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, थीटा होगा। तो ये इधर रोटेट करेगा, दिस विल, ये इधर रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो मेरे पास ये क्या मिल रहा है कि जो टॉर्क आ रहा है मेरा फाइनली, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ आ रहा है। तो इसका मतलब मैं मोमेंट में निकालूंगा इसको रिजॉल्व करके, उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो दैट विल पी ई साइन थीटा। और ये थीटा क्या है? दिस थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ये जो लाइन ऑफ डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ओके, तो ये दोनों के बीच का एंगल जब हमें पता चल जाएगा, तो और साइन थीटा जीरो, जीरो का मतलब क्या? उन दोनों के बीच का एंगल अगर इनिशियली जीरो है तो उनके बीच का टॉर्क कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 90 पे चला गया, मतलब यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, यहाँ पे प्लस क्यू आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे पास होगी तो इसको मैक्सिमम टॉर्क लगेगी। ओके, वो उसको वापस उसके पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा ना, तो मैक्सिमम टॉर्क उस पे लगता है, यानी साइन 90 क्या हो जाता है? 1। और दिस विल बिकम पीई फुल। ओके, पीई फुल उसका मैग्नीट्यूड देगा। तो यहाँ पर ऐसे टॉर्क एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रख दिया जाता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू को कोई भी डायरेक्शन में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे पास हो रही है, तब भी इनके बीच में एंगल आएगा, तो ये टॉर्क महसूस करते हैं। ओके, एक कपल फोर्स आता है, कपल फोर्स मतलब इधर पे एक फोर्स, इधर पे एक फोर्स, उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं होता, बट उनका और डायरेक्शन भी ऑपोजिट होता है, लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग होता है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन पे वो फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, और दूसरी बात की उसमें बस सेम ये होता है कि इसकी क्वांटिटी सेम है, मतलब F1 विल बी इक्वल टू F2, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। ओके, ये चीज। तो अब यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, वही मैंने जो बताया। अगर वो जो टॉर्क है ना, वो टॉर्क जीरो तब लगेगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, तो वो टॉर्क नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ पीई होगा। और 90 पे होगा तो, सॉरी, एंटी पैरेलल होंगे तो भी जीरो। अगर 270 डिग्री पे गया तो वो माइनस माइनस साइन आ जाएगा। एंड अगर वो 90 डिग्री पे हुआ तो प्लस साइन आएगा। ओके, तो ये चीजें टॉर्क के बारे में। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये मैंने पढ़ाया था शायद से, तो ये वाले पुराने वीडियोज में रहेगा। अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इसमें ही, गॉस लॉ। ये मैं इसलिए इसमें एक में करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कैसा है कि कंटिन्यूशन रहेगा और समझ में भी आएगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीट हो जाए चैप्टर तो फिर मैं आगे। अभी स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ एक्चुअली जो हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि एक सरफेस में कैसे होता है, वो उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल बीच में इन्होंने डाला है। बट ठीक है, वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि ई इंटू डेल्टा एस कैसे होता है, और उसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या देता है? हमें फ्लक्स देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस एरिया में से पास हो रहा है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसमें अभी समझना है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है
उसकी क्वांटिटी कितनी बनती है अगर एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ, चार्ज जो पार्टिकल है वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मान लो, ठीक है, ऐसे। तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, या अगर मान लेता हूँ कि मैं एक कंटेनर में पैक कर दूं उसको, तो वो एक सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वो बड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा ओवरऑल बॉडी का। तो पहली चीज ये समझनी जरूरी है कि एक जो चार्ज बॉडी होती है, वो जो चार्ज पार्टिकल होता है या चार्ज होता है स्मॉल, वो एक स्फेयर होता है। ओके, स्फेयर कंसिडर किया जाता है उसको। जब वो स्फेयर कंसिडर किया जा रहा है, तो उसमें से जो लाइंस निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो स्फेरिकल शेप में ही निकलेंगी चारों तरफ, 3D में। 3D में एक स्फेरिकल शेप में निकलेंगी। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि उसके चारों तरफ जो एक 3D शेप बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलते, वो भी स्फेयर ही बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्फेयर बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, कुछ थोड़ा 3D इफेक्ट देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, ऐसा कुछ है। तो बैक साइड से इधर पे एक चार्ज आ रहा है, फ्रंट से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उस साइड से बैक साइड पे एक जा रहा है, इधर से एक निकल रहा है बैक साइड से, फिर यहाँ फ्रंट से एक निकल रहा है, यहाँ फ्रंट से एक निकल रहा है। आप समझ में आ रहा होगा 3D में, ठीक है। यहाँ से एक निकल रहा है, यहाँ से एक निकल रहा है, बॉटम साइड से निकल रहा है, इधर से आ रहा है, टॉप से निकल रहा है, फिर पीछे साइड से निकल रहा है, इधर से, यहाँ से। तो ये चारों तरफ जो अगर इसको कंबाइन किया मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा पूरा स्फेरिकल शेप। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल शेप में आ रही है तो एक स्फेयर का शेप कंसिडर मैं करूंगा। तो एक स्फेयर का शेप अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं सोच रहा हूँ कि उस स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट लिया, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन पास की है, तो एक स्मॉल एरिया में से ई डॉट डेल्टा एस में लिखूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा एस इज दैट स्मॉल एरिया, ये डेल्टा एस है, ये ई है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर किसका, जो सेंटर से चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ तक उसका रेडियस, ये सरफेस है, सरफेस को बना रहा है, आर स्क्वायर इंटू। अब डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर, ये शायद मैंने पहले वीडियो में बताया है पर स्टिल में बता दे रहा हूँ। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला रखे ये क्या बनाएगा, ये बना देगा उसका सरफेस एरिया। और एक स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल, तो दैट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट डेल्टा फाई। और या फिर इसको मैंने एक्चुअली इंटीग्रेट किया ना, तो ये डेल्टा फाई का फाई बन जाएगा। ओके, लास्ट में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, या फिर और ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो। ओके, क्लोज इंटीग्रल में, क्लोज इंटीग्रल मतलब होता है एक सरफेस के इनक्लोज एरिया में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, ओपन इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ। ओके, वहाँ पे एक सरफेस की बात होती है क्लोज इंटीग्रल, या फिर लाइन इंटीग्रल लाइन के लिए होती है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता है दैट इज ई इंटू एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक चार्ज बॉडी में इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, वो जीरो नहीं होगा। वो बॉडी अपने चारों तरफ, अगर सेंटर पे मैंने मान लिया एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो अपने सरफेस पे एक चार्ज रखेगा और उसका फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब वो एक सरफेस से जो पास करेगा पूरा, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अमाउंट का फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स बनाएगा। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अब ये चीज मैंने शायद पढ़ा दिया है। ओके, तो ये वाला पढ़ाऊंगा नहीं मैं आपसे से यहाँ पर। अब आ जाते हैं इसमें,
एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अब ये क्या होता है कि एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके। अब एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर है, उसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, या फिर उसका फ्लक्स पता करना है तो कैसे पता करेंगे। तो वो पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ से पता चल जाएगा। ये कहाँ कहाँ भाग गया भाई। तो मैंने मान लिया कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, तो ये कॉपर वायर भी हुआ तो एक सिलिंड्रिकल शेप में होगा ना, माइन्यूट लेवल पे। तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी। एक मिनट। वो कैसे बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे सिलिंड्रिकली बनेगी सब जगह से मिला जुला के, क्योंकि वो एक सर्कल में बनेगा और एक लेंथ के थ्रू बनेगा, तो वो सिलिंड्रिकल बनेगा। तो अगर मैं देखूं तो वो एक सिलिंड्रिकल शेप में अपने चारों तरफ फील्ड को एमिट करेगा। ओके, चारों तरफ। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इस सरफेस पे ऐसे 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ओके, और सरफेस ऐसा, ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और सरफेस इधर आएगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और सरफेस का डायरेक्शन इधर आएगा, सरफेस वेक्टर का। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है ना साइड में, ऊपर थोड़ी जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगी, और नीचे वाली साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है बाहर, और सरफेस का डायरेक्शन नीचे आएगा एस। ओके, तो जब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे सरफेस का डायरेक्शन एस है। ये जो सेंटर वाला पार्ट है, मान लेते हैं ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट। तो तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस करेंगे, तो पहले का, दूसरे का, तीसरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स वन प्लस फ्लक्स टू प्लस फ्लक्स थ्री इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स इसका क्या आएगा, इसका आएगा ई एस कॉस थीटा वन प्लस ई एस कॉस थीटा टू प्लस ई एस कॉस थीटा थ्री। और यहाँ पे थीटा जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एस के बीच में, सरफेस जो है उसके बीच में एंगल है। तो पहले वाले में वो साफ साफ दिख रहा है कि सरफेस इधर जा रहा है 90 डिग्री पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो 90 डिग्री पे कॉस थीटा ये जीरो हो जाएगा, तो दिस टर्म विल कैंसिल आउट। थर्ड जो फील्ड है वो वाली भी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि वो भी 90 पे ही है, लेकिन बस इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस नीचे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री ही है दोनों के बीच में। बस जो बचेगा वो कॉस थीटा टू का कॉम्पोनेंट बचेगा, और वो क्या बनेगा, वो बनेगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, वो बनेगा ई इंटू एस इंटू कॉस, या फिर डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा टू। ठीक है, कॉस थीटा टू। अब थीटा यहाँ पे पता करना हमें क्या है, तो थीटा वहां पे जीरो है। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, सरफेस भी इसी डायरेक्शन का, सरफेस का जो वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो जीरो। और कॉस जीरो विल बी इक्वल टू वन। एंड उस डायरेक्शन में मैंने लिया है पॉजिटिव साइन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर पे पॉजिटिव है। तो ई इंटू डेल्टा एस आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और ई इंटू डेल्टा एस, अगर डेल्टा एस देखा जाए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये स्मॉल फ्लक्स बनेगा पहले, तो इसको इंटीग्रेट करके लार्ज फ्लक्स बनेगा। तो इंटीग्रेट करूंगा मैं जब क्लोज इंटीग्रल पे, तो ये बन जाएगा डेल्टा फ्लक्स, इंटीग्रेशन फ्लक्स बनेगा टोटल, दिस विल बी इक्वल टू, ई बाहर आएगा, डेल्टा एस। अब डेल्टा एस मुझे पता चलना चाहिए कि वो क्या है। तो डेल्टा एस कैस क्या है, ऐसे ये सर्कल में ऐसे बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक सिलेंडर को कवर कर रही है, समझ में है ये ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि वो सर्कल में तो निकल रही है लेकिन इस पूरी लेंथ पे भी है, तो दैट विल बी टू पाई आर एल, उसका सरफेस एरिया, और कुछ नहीं। एक सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच, एच विल बी दैट हाइट, तो यहाँ पे एल है लेंथ, जो कंडक्टर की लेंथ मैंने ली है। तो यहाँ पे अब कंडक्टर पे आ रहे हैं, तो दैट विल बी ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। आर क्या है, रेडियस, जितना दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट सर्कल। और एल विल बी लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है ई इंटू 2 पाई आर एल, फ्लक्स की क्वांटिटी। ओके,
तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। और फ्लक्स हमें पता है कि वो एक चार्ज जो बॉडी है वो क्या बनाता है, कांस्टेंट टर्म बनाता है, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने देखा। तो ये टर्म हटा दो, इन दोनों को कंसिडर करके इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो बस। तो क्या होगा, 2 पाई आर एल नीचे जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा देखो, ई विल बी क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। ओके। तो अब यहाँ पे एक और चीज देखा जाए तो क्यू बाय एल जो है, हाँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमने क्या पहले पढ़ा था चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज लैम्डा। लैम्डा हमने नाम दिया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा लैम्डा। लैम्डा इज इन टर्म्स ऑफ कूलम पर मीटर। तो ई विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी सही है, ये भी सही है। हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म में लिया। दिस विल बी न्यूटन पर कूलम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो ये न्यूटन पर कूलम में आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फॉर्मूला है वैसे। ये देखो, 2 पाई आर, 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। ओके। तो यहाँ पर लैम्डा एल इन, इसमें कुछ तो कोई गड़बड़ हुआ है, 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। मैंने नीचे आर नहीं लिया, 2 पाई आर इंटू एल है, आर बच गया उधर, आर बच गया। 2 पाई आर एल है ना, पूरा जाएगा। मैंने 2 पाई आर यहाँ छोड़ दिया, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। ओके, 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन या फिर 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। ओके, तो ये टर्म ऐसे आएगा। अब वही चीज सरफेस के लिए, अगर प्लेट, मतलब ये लीनियर था। ओके, सेकंड जो हमारे पास प्रैक्टिकल यूज है उसका, दैट इज फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक प्लेन शीट के लिए कितना होता है, तो वो डायरेक्टली सॉल्व करना है और कुछ नहीं, इसमें प्लस और माइनस डायरेक्शन बस पता रखना है। ठीक है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि प्लेन शीट जो है ना, दैट इज अ 2D शेप। ओके, ऐसे शीट पकड़ लो, बस मैंने थिकनेस दिखा दी है, 3D नहीं है, 2D है। तो इसमें ये प्लस डायरेक्शन है, बैक साइड से जो जाएगा वो माइनस डायरेक्शन है। ओके, पकड़ लो। ये यहाँ से भी कुछ जाएगा, तो सरफेस, तो यहाँ पे सरफेस जो है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही निकल रही है ना इसके थ्रू, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बन गया, तो ये कंपोनेंट वैसे ही आउट हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ये कंपोनेंट और इसके पीछे जो जा रहा है वो कंपोनेंट। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो पहला ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का जो फ्लक्स आएगा वो कंट्रीब्यूट करेगा टोटल फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो फर्स्ट वाला जो बनेगा वो फिर क्या बनेगा हमारे पास, तो सेम बनेगा ऐसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ डायरेक्टली। क्या किया उन्होंने, ई इंटू ए, कौन सा पार्ट का, पहला पार्ट, ठीक है। और जो पीछे साइड का बनेगा वो भी ई इंटू ए ही बनेगा, सेम। मैंने बस प्लस माइनस साइन डायरेक्शन के लिए दिया है, वो बस इसलिए है क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले का क्या होगा, ई इंटू ए। ए क्या है, ए सरफेस एरिया है इसका, ये वाला, प्लस जो बैक साइड वाला है उसका भी ई इंटू ए होगा। और ये क्या है, ये दोनों फ्लक्स हैं, टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू वॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, क्यू जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी में, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी, दैट डेंसिटी इंटू एरिया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू एरिया। तो ई इंटू ए क्या हो जाएगा, 2 E A इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी मेरे पास, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे डायरेक्टली उन्होंने वैसे लिखा है। ये आपको भी समझ में आएगा। ओके, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और उसमें एन लगा दिया, वो जो सरफेस का डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में सरफेस का डायरेक्शन, सरफेस एरिया का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। ओके, ये लिया हुआ है कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन गोइंग अवे फ्रॉम यू। सो यहाँ पे ये चीज है। और एक स्फेरिकल शेल का आप डिस्कशन करते हैं। स्फेरिकल शेल का कैसा होता है, स्फेरिकल शेल जो होता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इनसाइड द शेल, ठीक है, फील्ड आउटसाइड द शेल, एक होता है इनसाइड द शेल। तो एक आउटसाइड द शेल जो होगा,
वो फील्ड बनाएगा, लेकिन इनसाइड द शेल, शेल का मतलब होता है अंदर से खोखला है, वो फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सरफेस पे होता है ऐसी बॉडी में। ओके। एक हॉलो जो होता है, इसका एप्लीकेशन भी होता है। एक हॉलो जो सरफेस होता है ना कोई भी अंदर से, तो कभी भी अंदर हॉलो एरिया में, कभी भी कैविटी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज मैंने ली है हॉलो, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो ये पूरा पोर्शन है ना हॉलो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है। तो इनसाइड द शेल का समझ लो हमेशा जीरो ही होगा। तो इनसाइड द शेल का शेल हमेशा, हाँ, स्फेयर नहीं, स्फेयर में यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सरफेस पे मैं एक आर डिस्टेंस ले लूंगा, तो उस आर डिस्टेंस पे क्या है बनेगा, सिंपल डायरेक्टली स्पेरिकल सरफेस एरिया के हिसाब से, तो वो डायरेक्टली फ्लक्स का ही फॉर्मूला है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं, फ्लक्स क्या गया, ई इंटू एरिया, एरिया क्या है, सरफेस एरिया। एक स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, इन इज इक्वल टू फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये कैसे किया है बताकर, इसका सरफेस एरिया क्या आएगा वो हमें पता करना है। सरफेस एरिया एक स्फेयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, ये r स्क्वायर इसका है। अब यहाँ पे उन्होंने दो अलग अलग आर यूज किए हैं। यहाँ पे स्मॉल आर यूज किया है जो कि स्फेयर का है, ठीक है, एक, सॉरी, स्मॉल आर यूज किया है जो चार्ज से हम एक लाइन ले रहे हैं जहां तक वो फील्ड हमें डिस्क्राइब करना है आउटसाइड द शेल, ठीक है, वो आर डिस्टेंस आउटसाइड द शेल का है। और ये जो कैपिटल आर है वो है एक स्फेयर का, जो वो चार्ज डेंसिटी बना रहा है अपना आर बॉडी से, मतलब आर रेडियस के सरफेस तक। ओके, तो यहाँ पर ये जो आर आएगा, स्मॉल वाला ही कंसिडर करता हूँ। तो 4 पाई r स्क्वायर जो होगा वो स्मॉल आर, वो आउटसाइड तक होगा, जहाँ पे मैं कंसिडरेशन ले रहा हूँ उसका सेंटर से। ओके, और जो सरफेस का आएगा, सरफेस, उसको मैं कंसिडर करूंगा कैपिटल आर रेडियस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जो उसके सरफेस पे चार्ज बनेगा, दैट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो क्यू जो हो जाएगा, क्यू, दैट क्यू जो वो होगा, वो हो जाएगा मेरे पास एक सरफेस के लिए क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन आर यहाँ पे कैपिटल यूज होगा, क्यों, क्योंकि वो स्फेयर का सरफेस एरिया आपने यूज करता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे है, और ये इसके सरफेस के टर्म पे है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसको जब हम थोड़ा सा शॉर्टर वे में लिखेंगे, तो ये टर्म बनेगा ऐसा कुछ, ई इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू क्यू जो बन जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई कैंसल, ई विल बी इक्वल टू, ये आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। दिस विल बी द रेशियो टर्म। ओके, और यहाँ पे ऐसे करने के बाद उन्होंने क्या किया, Q इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा टोटल चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल, बट वेक्टोरिकली, अगर वेक्टोरिकली देखा जाए तो वो जो होता है, वो जो आर जो हमने बनाया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक मिनट, और उन्होंने सिग्मा की जगह पे क्यू के टर्म को डाला है। तो अगर यहाँ पे सिग्मा को वापस, सिग्मा के टर्म जगह पे क्यू वापस डालेंगे ना क्यू के टर्म में, तो वो क्या बनेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा उसका, कैपिटल आर के टर्म में आएगा ना, तो क्यू बाय, सॉरी, एरिया है, क्यू बाय एरिया, तो एरिया आ जाएगा 4 पाई इंटू r स्क्वायर। तो जैसे ही आर स्क्वायर लगेगा तो कैंसिल, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया नीचे, इंटू आर स्क्वायर बच गया। तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेरिकल शेप में जो फॉर्मूला बनता है वो आ जाएगा, इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर
और ये जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में डायरेक्ट किया था। इसीलिए हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है या फिर शेप होता है वो कभी भी एक पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल ही बनता है, एक नेचुरल वे में, जब तक वो लीनियर या फिर कुछ प्लेट पे ना लें, ठीक है। ऐसा है। और इनसाइड द शेल का अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, जीरो। ओके। यहाँ पे दिया हुआ दैट विल बी चार्ज है नहीं, तो चार्ज तो जीरो हो जाएगा, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म हो गया, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे।